वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशन। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एक एक चीज यहां कवर की जाएगी। यह सारी की सारी वैल्यूज डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सिंपल है लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं बाकी के चैप्टर्स में भी। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये होती है -1 एट 4n-1 π/2 पर। मैं पूछूंगा साइन की वैल्यू 1 कहां होती है, तो कई लोग बोलेंगे 2n+1 π/2 पर। वो भी गलत है, तो कई नए नए लोग भी भूल जाते हैं और स्टूडेंट तो फिर क्या ही कहें। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला की जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड और वाइडली यूज्ड फार्मूला है वो है। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशन। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं लगभग पूरा का पूरा कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन कॉस टैन, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ये सब कुछ देखने वाले हैं। और साथ साथ हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अगले कुछ मिनटों कुछ घंटों में। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो मैथ्स के आलू की तरह है। आलू इन द सेंस कि ये लगभग मैथ्स की हर सब्जी में डलता है। यानी कहने का मतलब है शायद ही कोई ऐसा चैप्टर होगा जो ट्रिग्नोमेट्री से अछूता होगा। चाहे वह लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो, चाहे वह थोड़ा बहुत अगर हम कह दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे हम बात कर लें कैलकुलस की, तो डेफिनेटली हर जगह पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होता ही होता है। दैट मेक्स ट्रिग्नोमेट्री अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, सो दैट अगले जो चैप्टर्स हैं, जो अगले साल आप चैप्टर्स, जो कहना चाहिए आप 12th में चैप्टर्स पढ़ते हैं, जो 11th में चैप्टर्स पढ़ते हैं, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए यह चैप्टर बहुत जरूरी है। और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसके सारे फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज सारे के सारे अच्छे से याद हैं, पता हैं, तो आप उनके साथ उनको यूज करना भी समझते हैं, उनके साथ खेलना भी जानते हैं, तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री इज योर कप ऑफ टी, इज योर कप ऑफ टी। तो बहुत आराम से यह चैप्टर आपके बस में आ जाता है। बस शर्त यही है कि आपको इसके सारे फॉर्मूलाज और जो भी सारे के सारे कंडीशंस हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वेशंस के। यानी अगले कुछ समय में यह चैप्टर पूरी तरीके से आपके माइंड में मैप कर दिया जाएगा। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की पूरी माइंड मैपिंग होगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम 3 वर्ड्स, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गोनोस का मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। यानी इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ 3-साइडेड फिगर व्हिच इज नथिंग बट अ ट्राइंगल। तो अगर हम कहें ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल तो गलत नहीं होगा। ये बेसिकली ट्राइंगल के साथ ही डील करती है। हालांकि सिर्फ ट्राइंगल ही नहीं, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग फिगर्स में, अलग अलग साइंस की फील्ड्स में इसके अपने खुद के एप्लीकेशंस भी हैं। तो यहां पर किसी भी ट्राइंगल के हम कहते हैं 6 पैरामीटर्स होते हैं। वी स्टडी अबाउट ट्राइंगल, 6 पैरामीटर जिसमें 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स हो गए। तो दैट मेक्स 3 पैरामीटर्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 पैरामीटर्स, उसके एंगल्स और उसकी साइड्स, और उनको आपस में इंटरलिंक करती है कौन? ट्रिग्नोमेट्री। उनको आपस में लिंक करती है कौन? ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले कुछ पुरानी यादें जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, एक एक चीज यहां कवर की जाएगी। तो क्लास 10th से देख रहे हैं, क्लास 10th में आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, वो चीज भी आपके सामने यहां रखी गई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने सब क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन अब एक नया दृष्टिकोण आपके सामने यहां रख रहे हैं। अगर आप इस सेक स्क्वायर थीटा, इस टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको फैक्टराइज कर दो तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यह हो जाएगा 1। इसका मतलब यह हुआ कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा यह बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टैन थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूं यह दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो वही यहां लिखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बिल्कुल ऐसे ही कोसेक और कॉट के लिए भी आप कह सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दे आर आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर।
यह पॉइंट देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, सीधा सादा सा लग रहा है, लेकिन आईआईटी एडवांस में एक प्रॉब्लम आया था इंटीग्रेशन में, जिसमें इस पॉइंट का एक बहुत ही प्यारा सा यूज था। तो देखने में ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं बड़े साधारण से लगते हैं, बट दीज पॉइंट्स हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स इन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसा मैंने आपको बताया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आईआईटी जेईई एडवांस में प्रॉब्लम आया था इंटीग्रेशन से, जहां इसका यूज था। फिर क्लास 10th की ही बातें अभी कर रहे हैं हम आपसे। क्लास 10th में आपने डेफिनेटली ये टेबल भी याद की थी, 0, 30, 45, 60 डिग्री पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। यह सारी की सारी वैल्यूज डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सारी की सारी वैल्यूज। एक बार जरा गौर से देख लीजिए, 0, हाफ, 1/√2, √3/2। 45 पर देखें तो साइन और कॉस बराबर होते हैं, टैन और कॉट बराबर होते हैं, सेक और कोसेक भी बराबर होते हैं। कहां पर? 0 से लेकर 45 डिग्री। 45 डिग्री पे बहुत कुछ अलग घटता है। साइन बराबर कॉस हो जाता है, टैन बराबर कॉट और सेक बराबर कोसेक। यह यहां हो जाता है, यह यहां हो जाता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने के लायक है, जिसका यूज फिर से आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में हुआ था। देख रहे हो क्लास 10th के कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं। यहां अगर आप देखेंगे 0 से 45 में कॉस बड़ा है साइन से, और 45 से 90 के बीच में अगर आप गौर फरमाएं तो टैन बिकम्स ग्रेटर देन कॉट, टैन बिकम्स ग्रेटर देन कॉट एंड कॉस बिकम्स ग्रेटर देन साइन। तो एक बार मैं फिर से बोल दूं क्या कह रहा हूं मैं, एक बार जरा फिर से देख लें। यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 0 से 45 के बीच में साइन और कॉस में से बड़ा कौन है? सर साइन और कॉस में से बड़ा है कॉस। और 45 से 90 के बीच में साइन बिकम्स बिगर देन कॉस। तो 0 से 45 में कॉस बड़ा है और 45 से 90 के बीच में साइन बड़ा हो जाता है। टैन कॉट पर थोड़ी सी नजर डाल लें। टैन कॉट में देखा जाए तो 0 से 45 के बीच में कॉट इज बिगर एंड 45 से 90 के बीच में टैन बिकम्स बिगर। तो इस बात को हमने यहां आपके सामने रख दिया। साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 से 45 में साइन थीटा कॉस थीटा से छोटा है, टैन थीटा कॉट थीटा से छोटा है 0 से 45 में। या फिर यूं कह लो, अगर इसको लिखा है हम इसको इसके नीचे डाल दें, इसको इसके नीचे, तो 1/cos 1/sin सेक थीटा इज लेस देन कोसेक थीटा। तो 0 से 45 के बीच में सेक थीटा कोसेक से कम है, साइन कॉस से कम है, टैन कॉट से कम है। लेकिन 45 से 90 कहानी पलट जाती है। साइन एक तरह से गाना गा रहा है, भाई मेरा भी वक्त आएगा, और वक्त आता है साइन का भी, वक्त आता है टैन का भी, वक्त आएगा आपका भी, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो टैन बिकम्स ग्रेटर देन कॉट एंड साइन बिकम्स ग्रेटर देन कॉस। और चाहे तो यह भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बिकम्स ग्रेटर देन कोसेक थीटा, बिकम्स ग्रेटर देन कोसेक थीटा। ये चीज याद रखिएगा, सिंपल है लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं बाकी के चैप्टर्स में भी। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 से 45 में और 45 से 90 के बीच में, 45 से 90 के बीच में। यहां मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन भी रख छोड़ा है, आईआईटी जेईई 2006 में ये क्वेश्चन आया था। आप मुझे जल्दी से सोचकर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एंड माइंड यू, गूगल मत करिएगा, सर्च मत करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। और एक फंडामेंटल जो आपका इसको सॉल्व करने में यूज होगा, वो ध्यान रखिए कि 0 से 1 के बीच में अगर a होता है तो a की पावर x डिक्रीजिंग होता है, a की पावर x डिक्रीजिंग होता है। और अगर a 1 से बड़ा है तो a की पावर x इंक्रीजिंग होता है, a की पावर x इज इंक्रीजिंग। और अगर a 1 से बड़ा है तो a की पावर x इंक्रीजिंग, 0 से 1 के बीच में इट इज डिक्रीजिंग। यानी कि यहां पर इफ x इज ग्रेटर देन y तो a की पावर x विल बी लेस देन a की पावर y। और यहां पर इफ x इज ग्रेटर देन y, दिस इंप्लाइज a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y। ठीक है, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल बी यूज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो पिछला हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इसे करने में कामयाब हुए या नहीं। अब आती है बारी एंगल एट बाउंड्रीज की। देखिए हमने यहां π/2 π/4 का यूज तो कर लिया, रेडियन और डिग्री में मैंने आपको अभी रिलेशन नहीं बताया तो वो मैं थोड़ा सा बता दूं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल्स की मेजरमेंट यूनिट है पाई रेडियन, और उसमें पाई
रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर हम कह दें कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो किलोमीटर इज ऑल्सो अ मेजरिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड मीटर इज ऑल्सो अ मेजरिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और इन दोनों में रिलेशन क्या है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरह से रेडियन भी एंगल मेजरमेंट की एक यूनिट है, और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। और कुछ एंगल्स जो आपको मालूम होने चाहिए, पाई बाय 2 90 डिग्री होता है, पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, 5 पाई बाय 6 होता है 150 डिग्री, 5 पाई बाय 6 इज 150 डिग्री, 5 पाई बाय 6 इज 150 डिग्री, एंड 2 पाई बाय 3 इज 120 डिग्री, 2 पाई बाय 3 इज 120 डिग्री, और पाई तो मैंने आपको बताई दी, 3 पाई बाय 4 इज 135 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज ऑफ डिग्रीज एंड रेडियंस इनके इंटर रिलेशनशिप्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये जगह जगह पर यूज होते रहते हैं। ठीक है, ये एंगल्स आपका बार बार पीछा नहीं छोड़ेंगे, आते रहेंगे। 4 पाई बाय 3 इज 240 डिग्री, फिर 7 पाई बाय 6 इज 210 डिग्री, 5 पाई बाय 4 is 225 degree, 3 pi by 2 is 270 degree, ठीक है, 2 pi by this is 270 डिग्री। फिर अगर ये क्लियर हुआ, ये सारे के सारे एक बार फिर से याद रखेंगे, 4 pi by 3, 7 pi by 6, 3 pi by 2, 3 pi by 2। फिर इसी तरीके से अगर मैं यहां लिख दूं 11 pi by 6, दैट इज 330 डिग्री, दैट इज 330 डिग्री। और अगर हम लिख दें 5 पाई बाय 3, दैट इज 300 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। एक चीज और, रेडियन जो होता है दैट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसलिए कई बार हम ऊपर सी का मतलब होता है सर्कुलर मेजर, इट इज रेडियन इज मेजर्ड, रेडियन जो हमारी मेजरिंग यूनिट है, इट हैज बीन डिवाइस्ड विद द हेल्प ऑफ सर्कल, जहां पर हम यह बोलते हैं कि रेडियन में अगर एंगल लिखना है तो आप उस एंगल को सर्कल के किसी भी सर्कल के सेंटर पर रख लीजिए, उस एंगल को किसी भी सर्कल के सेंटर पर रख लीजिए। सपोज आई वांट टू मेजर दिस एंगल इन रेडियन, मैं इस एंगल को रेडियन में मेजर करना चाहता हूं। किस एंगल को? सपोज आई वांट टू मेजर दिस एंगल इन रेडियन, तो व्हाट डू? आई टेक दिस एंगल, मैं इस एंगल को उठाकर कहां रख देता हूं? आई प्लेस दिस एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मैं इस एंगल को उठा के सर्कल के सेंटर पर रख देता हूं, और यह एंगल जब सर्कल के सेंटर पे रखा जाएगा तो डेफिनेटली यह एक आर्क कट करेगा इस सर्कल पर, जो कि जिसका लेंथ ऐसा होगा, मान लो ये एंगल, ये रेडियस आर है, तो जो एंगल होगा रेडियन में दैट इज डिफाइंड एज एस अपॉन आर, दैट इज हाउ यू मेजर दिस एंगल, दैट इज हाउ यू मेजर दिस एंगल। तो आर्क अपॉन रेडियस दैट इज गिवन एज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इन रेडियन। तो कल को आपको कोई भी एंगल मेजर करना है, आप उस एंगल को उठाइए, सर्कल के सेंटर पर रख दीजिए, वो आर्क सर्कल पर कुछ कट करेगा, डिवाइड बाय सर्कल का रेडियस, दैट विल गिव यू द एंगल इन रेडियंस। ठीक है, तो दिस इज इट। अच्छा, यहां पर एक एंगल और बता देते हैं, 5 पाई बाय 3 हो गया, एक रह गया 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 इज 315 डिग्री, 315 डिग्री। तो यह हो गए सारे के सारे एंगल्स। मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब जब एंगल्स आ गए, एंगल एट बाउंड्रीज पर मैं अभी आता हूं, उसके पहले अगर मैं एंगल्स के साइन की बात कर लूं, साइन ऑफ एंगल्स की, तो लेट मी टॉक अबाउट साइन ऑफ एंगल्स, देन आई कम एट एंगल एट बाउंड्रीज। तो आपको रेडियन समझ में आया, रेडियन भी एक मेजरमेंट की यूनिट है। ठीक है, और रेडियन और डिग्री में मैंने आपको रिलेशन बता ही दिया है। Suppose we have a revolving line OP, this is a revolving line, और यह लाइन अगर एंटी क्लॉक घूमती है, अगर ये एंटी क्लॉक घूमती है, इफ इट रिवॉल्व्स एंटी क्लॉक, तो ये कैसा एंगल ट्रेस करेगी? एंटी क्लॉक रोटेशन, है ना, एंटी क्लॉक रोटेट करती है, तो मैं ये कहूंगा देन इट विल ट्रेस अ पॉजिटिव एंगल, ट्रेसेस अ पॉजिटिव एंगल, ट्रेसेस अ पॉजिटिव एंगल। और अगर यह लाइन एंटी क्लॉक की बजाय क्लॉकवाइज घूमती है, देन इट विल ट्रेस अ पॉजिटिव एंगल। ये बात हम सबने पढ़ी है।
ठीक है, यह बात हम सबने पढ़ी है। अगर ये कैसे घूमे, एंटी क्लॉक की बजाय कैसे घूमे, क्लॉकवाइज घूमे। क्लॉकवाइज रोटेशन कैसी होती है? क्लॉकवाइज रोटेशन इज लाइक दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो इट ट्रेसेस अ नेगेटिव एंगल, ट्रेसेस अ नेगेटिव एंगल। तो जैसे ये लाइन ओपी रोटेट करती जाएगी, हम एंगल्स यहां बनाते जाएंगे। जैसे कि अगर ओपी अभी यहां है, उसके बाद रोटेट करके यहां आ जाए तो इट मींस 90 डिग्री, उसके बाद एंटी क्लॉक की डायरेक्ट बात कर रहा हूं, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, फिर ये 360 डिग्री, फिर ये 450 डिग्री, फिर ये 540, ये 630, ये 720, इस तरह से ये एंगल्स ट्रेस करेगी। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करे तो ये -90, -180, फिर ये -180 के बाद -270, -360, -450, और फिर -540, -630, -720। तो इस तरह से रोटेट करेगी तो ये एंगल्स ट्रेस कर सकती है। सो नाउ वी कैन ट्रेस एंगल्स मेजरिंग फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। इस लाइन को घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, क्लॉकवाइज घुमाते जाओगे तो एंगल पॉजिटिव में बढ़ता चला जाएगा। कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। और अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पॉजिटिव एंगल ट्रेस होगा, कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। और अगर इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यह एंगल कहां तक जा सकता है? -इंफिनिटी तक। यानी अब हमारे पास जो एंगल्स की रेंज है वो -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक पूरी की पूरी है। तो यह चीज याद रखिएगा, यह चीज याद रखिएगा। तो यहां पर हमने आपको बताया साइन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। यहां हमने बताया आपको एंगल्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, एंगल्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। So these are angles of any magnitude, any magnitude. So these are angles of any magnitude. आप इससे मेजर कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड के एंगल्स। यू कैन ऑलवेज फॉर्म एंगल्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड यूजिंग दिस। तो अब हमने एंगल्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड जान लिया कि हम एंगल्स किसी भी मैग्नीट्यूड के बना सकते हैं। क्लास 10 तक जो भी हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसमें जो भी एंगल्स थे वो हमेशा 0 से 90 के बीच में ही सीमित थे, ठीक है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में ही सीमित थे। और वहां पर हमने ये डिफाइन किया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा क्या होता है। तो ये थीटा था, ये परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो आपको याद दिला दें, साइन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यह क्या कहलाते हैं? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दीज वर कॉल्ड एज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं की टर्म्स में डिफाइन थे, इसलिए उनको बोला जाता है डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो टैन थीटा कैसे डिफाइन था? टैन थीटा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या था सर? वो था कॉस थीटा अपॉन सेक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड दिस वाज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसी तरह से सेक थीटा था 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा था 1 अपॉन साइन थीटा। And this was hypotenuse upon base, and this is hypotenuse upon perpendicular. तो ये हमने क्लास 10 में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरह से पढ़े थे। सो दैट इज हाउ वी स्टडीड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्लास 10th। तो अभी तो एक तरीके से देखा जाए तो मैंने पूरी क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो यहां आपके सामने रखी है, जहां पर अभी मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि 0 से 45 में साइन और कॉस में कौन बड़ा है, टैन और कॉट में कौन बड़ा है, सेक कोसेक में कौन बड़ा है, 45 से 90 में क्या हाल होता है, ये सब बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको दिखाई, साथ में मैंने आपको एंगल मेजरमेंट की एक नई यूनिट बताई जिसका नाम था रेडियन। इसको हम सर्कुलर मेजर सी से भी डिनोट करते हैं। और रेडियन क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्यों? क्योंकि ऊपर भी मीटर में है, नीचे भी मीटर में, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसकी जो यूनिट आएगी, इसकी जो डायमेंशन आएगी, दैट विल बी L टू द पावर 0, यानी इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। इसी कारण से हम कई बार सिर्फ π/2, π/4, π/6, π/3 लिख देते हैं, यहां ऊपर C नहीं लिखते।
तो कभी भी इस बात को मत सोचिएगा कि पाई तो 3.14 भी होता है और पाई 180 डिग्री भी होता है। नहीं, यह कुछ वैसा है, पाई 3.14 होता है लेकिन पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। नहीं, 3.14 लगभग जो रेडियन है यह बराबर हो जाता है 180 डिग्री के। तो कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 होगी कि 180 डिग्री होगी। जब हम पाई ऐसा नंबर बात करेंगे इट इज 3.14, लेकिन जब हम पाई की बात रेडियन में करेंगे तो ये जो 3.14 रेडियन है यह बराबर होगा 180 डिग्री के। इसलिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने इसमें कंफ्यूज होते हुए अक्सर क्लास में देखा है। अब बात करते हैं एंगल एट बाउंड्रीज की। Now let us talk of value of angle at the boundaries of the four quadrants। ठीक है, इस पर एंगल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारी जो ओपी लाइन है वो रोटेट करते 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 चलती जा रही है। यहां से शुरुआत करेगी 0 पर, फिर यहां शुरुआत करेगी 90 पर, यहां 180 पर, फिर यहां 270 पर। तो जितने भी एंगल्स यहां आएंगे वो उस फॉर्म के होंगे 2n पाई फॉर्म के, 2n पाई फॉर्म के। यहां जो एंगल्स होंगे वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई फॉर्म के होंगे। यहां जो एंगल्स होंगे वो सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 ऑफ द फॉर्म 4n-1। इस फॉर्म के एंगल्स यहां आएंगे और इस फॉर्म के एंगल्स यहां मिलेंगे। जैसे कि कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं 17 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2 कहां लाई करेगा? तो 17 पाई बाई 2 अगर देखा जाए, 17 पाई बाई 2 अगर देखा जाए इट इज ऑफ द फॉर्म 4 4 16 और +1 पाई बाई 2। सो 17 पाई बाई 2 यानी कि अगर मैं पूछता हूं ये एंगल कहां लाई करेगा, एंगल कहां लाई करेगा? आपने अक्सर टीचर्स को क्लास में बोलते हुए सुना होगा, ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा। एंगल किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, एंगल किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। असल में हम जब कहते हैं एंगल इस क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब अगर ओपी लाइन को यहां 0 पोजीशन से रोटेट किया जाए डिजायर्ड डायरेक्शन में, तो जहां जाकर वो रुकती है, जिस क्वाड्रेंट में जाकर वो रुकती है, हम कहते हैं वो एंगल उस क्वाड्रेंट में आता है। तो एंगल किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। असल में समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं जैसे कि 17 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2 यानी कि अगर मैं इस लाइन को, ओपी लाइन को, जो कि यहां से बनेगी, इस ओपी लाइन को 17 पाई बाई 2 घुमाऊंगा तो ये जहां जाकर रुकेगी हम बोलेंगे एंगल उस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और अगर यह लाइन इन बाउंड्री से कंसाइड कर जाती है तो हम कहते हैं दिस लाइज एट द बाउंड्री। अगर मान लो यहां रुक जाती है तो हम कहेंगे ये लाई करती है एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 14, ये आ गया 4 × 4 + 1 पाई बाई 2 सॉरी, पाई बाई 2। तो आप देखिए किस फॉर्म का है, 4n + 1 पाई बाई 2। तो ये कहां लाई करेगा? लाइज ऑन बाउंड्री ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये इस टाइप का एंगल है। ध्यान रखिएगा इन सब में n इंटीजर है। सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई यहां आएंगे, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई इस तरफ आएंगे। यानी कहने का मतलब है अगर मैं बोलूं 100 पाई, 100 पाई, ये एंगल कहां लाई करेगा? तो मैं ओपी को यहां रखूंगा और 100 पाई जब घुमाऊंगा तो अल्टीमेटली 100 पाई घूमने के बाद वो यहां रुक जाएगी, यहां रुक जाएगी। यानी कहने का मतलब है दैट एंगल लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया एंगल एट बाउंड्रीज। तो ध्यान रखिएगा ऊपर होता है 4n + 1 पाई बाई 2, नीचे 4n - 1 पाई बाई 2, 2n पाई, 2n + 1 पाई, इवन पाई इधर, ऑड पाई इधर, ऊपर 4n + 1 पाई बाई 2 और नीचे 4n - 1 पाई बाई 2। ये चीज याद रखिएगा। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है 2n + 1 पाई बाई 2 जो होता है, यह जो सेट ऑफ वैल्यूज होती है, यह सेट ऑफ वैल्यूज जहां n एक इंटीजर है, यह सेट ऑफ वैल्यूज बराबर होता है 4n + 1 पाई बाई 2, 4n + 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस सेट और इस सेट के यूनियन के बराबर 4n - 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये चीज याद रखिएगा 2n + 1 पाई बाई 2 इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट सेट्स विच इज 4n + 1 पाई बाई 2 एंड 4n - 1 पाई बाई 2। यानी जो ऊपर वाला उस बाउंड्री पर जो एंगल है और इस बाउंड्री पर जो एंगल, इन दोनों को मिलाकर 2n + 1 पाई बाई 2 बनता है। ठीक है, 2n + 1 पाई बाई 2 बनता है।
मैं क्या कह रहा हूं आप समझ गए होंगे। जैसे कि यहां पर अगर देखा जाए तो एंगल्स आएंगे π/2, 0 रखिए, 1 रखिएगा तो 3π/2, 2 रखिएगा 5π/2, 3 रखिएगा, है ना, अगर आपने 2 रखा फिर 3 रखिएगा 7π/2 एंड सो ऑन, ये आते चले जाएंगे। और इधर -1 रखिएगा तो -π/2, -3π/2 एंड -5π/2 और आते चले जाएंगे। और अगर मैं इसमें देखता हूं, इफ आई लुक एट दिस विल बी 0 रखेंगे तो π/2, 1 रखेंगे तो 5π/2, 2 रखेंगे तो ये आएगा 9π/2 एंड सो ऑन। और अगर इसमें नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो -3π/2 एंड सो ऑन, आते चले जाएंगे। तो आप जरा गौर से देखिएगा, ये आ जाएंगे इसके अंदर, हाँ सर ये आ जाएंगे इधर इस सेट में, और इस सेट में जो आएंगे अगर आप 1 रखेंगे तो 3π/2, 2 रखेंगे तो 4 2 8 7π/2 एंड सो ऑन, -1 रखेंगे या 0 रखेंगे तो -π/2 एंड सो ऑन दिस साइड। तो जब आप इन दोनों को मिला देंगे सेट्स को तो ये वाला सेट मिलेगा, इट इज दिस सेट अगेन, यू विल गेट द सेम सेट। तो दिस इज इक्वल टू दिस यूनियन दिस। मेरे ख्याल से आपको ये बात अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा यह इन दोनों का यूनियन होता है। इसी तरीके से 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यूनियन 2n - 1 पाई, 2n - 1 पाई, 2n पाई, यूनियन 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इन दोनों का जो यूनियन होता है दैट इज n पाई, दैट इज n पाई। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत काम आती है कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो अभी तक हमने एंगल्स देख लिए, उनके मेजरमेंट्स देख लिए, कैसे प्लस पॉजिटिव एंगल ट्रेस होता है, कैसे नेगेटिव एंगल ट्रेस होता है, कैसे एंगल एट बाउंड्रीज लिखते हैं, ठीक है। और ये सब हमने अच्छे से जान लिया। फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर बात करें, ASTC रूल आपने पढ़ा होगा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा एड शुगर टू कॉफी, कैसे भी याद रख सकते हैं। तो कोई भी एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है, अगर हम रिवॉल्विंग, हमारे पास जो ये लाइन थी, इस लाइन को अगर लाकर रोका जाए उस एंगल को घुमाने के बाद, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुक जाए, तो हम कहते हैं एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन, तीसरे में टैन, और चौथे में कॉस पॉजिटिव होगा। आप जल्दी से मुझे सोच कर बताइएगा कि कॉस ऑफ अगर मैं आपसे कहूं 2025 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टैन ऑफ 19 पाई बाय या 2019 पाई बाय 5/5, यह बताइएगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। यू हैव टू टेल वेदर दीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन ऑफ 2026 पाई बाय 3, यह आपको बताना है, π/5 कह देता हूं, यह आपको बताना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यू शुड आंसर दीज प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। फिर इसके बाद आता है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला की मदद से हम बड़े बड़े एंगल्स को छोटे छोटे एंगल्स में ब्रेक कर सकते हैं। और रिडक्शन फार्मूला के लिए जो शॉर्ट ट्रिक आप सबने पढ़ी है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। शॉर्ट ट्रिक आपने यह पढ़ी है कि यह हमारी क्वाड्रेंट्स, इस लाइन के रिस्पेक्ट में नो चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, और वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। और चेंज कैसे होता है, साइन का बन जाता है कॉस, और कॉस का बन जाता है साइन, टैन का बन जाता है कॉट, और कॉट का बन जाता है टैन, सेक का बन जाता है कोसेक, और कोसेक का बन जाता है सेक, कोसेक का बन जाता है सेक। बिल्कुल ऐसा ही यहां नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, यहां नीचे भी हम कह सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, यहां भी वही कहानी होती है।
और यहां भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 किस फॉर्म का है, 4n-1, 4 1 4 -1, 4n-1 कहां आएगा, यहां आएगा इस पर। तो अगर ये इस पर आया तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में चेंज, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। और 3π/2 माइनस समथिंग है तो कौन सी क्वाड्रेंट आएगी सर, थर्ड क्वाड्रेंट आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको देखना है साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। अगर मैं कहूं कॉस ऑफ 7π माइनस थीटा, 7π प्लस थीटा, चलो 7π प्लस थीटा, 7π कहां आएगा सर, ऑड पाई यहां आते हैं, सारे ऑड पाई यहां आते हैं, इवन पाई सब उधर आते हैं, ऑड पाई नो चेंज, तो कॉस का क्या हो गया, कॉस हो गया। अब ये देखो यह जो लिखा है 7π प्लस समथिंग, कौन सी क्वाड्रेंट आएगी, थर्ड, थर्ड में कॉस कैसा होता है सर, नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा। तो दैट इज हाउ यू कैन चेंज एंगल्स बाय यूज ऑफ दीज रिडक्शन फॉर्मूलाज। बड़े एंगल को छोटे एंगल्स में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए tan ऑफ 19π/2 प्लस थीटा अगर लिखा जाए, तो पहले सोच लो 19π/2 किस फॉर्म का है सर, ये है 4 5 20 -1, 20 -1, यानी कि 4 5 20 -1, 4n-1 π/2 का कहां आएगा, नीचे आएगा। और जब ये नीचे आएगा तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में चेंज, tan का बन जाएगा कॉट, और जो ये थीटा है प्लस थीटा, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट बैठेगी सर, फोर्थ क्वाड्रेंट बैठेगी, क्योंकि प्लस समथिंग है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट, टैन कैसा होता है, किसका साइन देखना है, कॉट का के टैन का, सर टैन का साइन देखेंगे, टैन कैसा होता है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, तो इसलिए माइनस टैन कॉट थीटा आ गया। तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस साइन चेंज। और यह इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और यहां पर साथ साथ एक बात और बता दूं, यहां पर अक्सर हमने बच्चों को कंफ्यूज होते हुए यह देखा है कि यहां जो ये थीटा है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, दिस थीटा कैन बी एनीथिंग, दिस थीटा बिलोंग्स टू आर। ये थीटा किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है। यानी कि आपको बस ये देखना 3π/2 माइनस समथिंग है, वो माइनस समथिंग 10,000 डिग्री है, 10,000 रेडियन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर 3π/2 माइनस समथिंग, आपने बोला 3π/2 ये है, माइनस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, माइनस थीटा तो हो सकता है सर बहुत बड़ा एंगल हो, तो ये कहां पहुंच जाए हमें नहीं पता। लेकिन ट्रिक यही है कि हम थीटा को नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं ये प्लस थीटा है या माइनस थीटा। प्लस थीटा का मतलब उससे बड़ा आगे चलना है, माइनस थीटा का मतलब उससे पीछे चलना है। तो इसलिए ध्यान रखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां थीटा क्या है, क्या वो 19π/2 से छोटा एंगल है, चाहे वो बड़ा एंगल है, कैसा भी एंगल हो सकता है, हर केस में यह चीज वैलिड होगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा लिख कर फिर से क्या कि साइन, अगर मैं आपसे पूछूं 2023π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, यह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और tan 2024π माइनस थीटा यह किसके बराबर होगा। और सेक ऑफ 2025π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, यह मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में चेंज, और चेंज कैसे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक बन जाता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टैन का टैन रहता है, सेक का सेक रहता है, और कोसेक का कोसेक रहता है। फिर वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ही चेंज होता है। और यहां हमने आपके लिए सारे के सारे एंगल्स बना रखे हैं, बता रखे हैं रिडक्शन फॉर्मूला में। जैसे अगर आप देखें कॉस 3π/2 माइनस अल्फा, 3π/2 के रिस्पेक्ट में चेंज, कॉस का बन जाएगा साइन, और 3π/2 माइनस अल्फा आएगी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका देखना है, कॉस का, कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन अल्फा। इस तरह से ये रिडक्शन फॉर्मूला काम करता है। फिर रिडक्शन फॉर्मूला फॉर माइनस थीटा, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर माइनस थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये हो जाता है, पहले माइनस माइनस वाले लिख लेते हैं,
tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, हाँ बोलो जल्दी से, सही बोल रहे हो, माइनस कॉट थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, हाँ बोलो, और ये हो गया कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा, तो ये चीज याद रखेंगे, तो इट इज माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। फिर इसी तरीके से अगर हम यहां पर साइन के बाद कॉस और सेक देखें, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और इसी तरह से सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। अगर मैं यहां आपको बताऊं तो ये सारे के सारे फंक्शंस कैसे हैं, ऑड फंक्शंस हैं, एंड दैट आर इवन फंक्शंस, वो इवन फंक्शंस की तरह एक्ट करते हैं। अब मैं यहां पर इनके डोमेन रेंज की भी एक बार बात कर लूं, आई थिंक दैट वुड बी बेटर इफ आई टॉक अबाउट देयर डोमेन एंड रेंज, के ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब कब डिफाइंड होते हैं और इनकी रेंज क्या होती है। तो ध्यान रखिए, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी जो डोमेन है, उनकी जो डोमेन है वह है साइन की डोमेन पूरा आर, यानी साइन एक्स पूरे आर पर डिफाइंड होता है, चाहे आप कोई भी एंगल रख लें साइन एक्स हमेशा आउटपुट देगा ही देगा, और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, और साइन पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 2π के बाद रिपीट करती है, द वैल्यू ऑफ साइन रिपीट्स itself after 2π, क्योंकि साइन ऑफ 2π प्लस थीटा बिकम्स साइन थीटा। इसी तरह से कॉस, इत्तेफाक की बात है दोनों की डोमेन सेम है, दोनों की रेंज भी सेम है, -1 से 1 के बीच में, और पीरियड भी सेम है, येट दीज टू फंक्शंस आर डिफरेंट। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। 36 का आंकड़ा कैसे, जब साइन 1 होता है तब कॉस 0 होता है, जब कॉस 1 होता है तब साइन 0 होता है, जब साइन -1 होता है तब भी कॉस 0 होता है, और जब कॉस -1 होता है तब साइन 0 होता है। 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी 36 का आंकड़ा रखने के बाद भी यह दोनों गले मिलते हैं कहां, 45 डिग्री पर। टैन और कॉट भी 45 डिग्री पर गले मिलते हैं, अनगिनत बार मिलते हैं हालांकि, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। टैन का जो डोमेन है r -2n+1π/2, यानी टैन, वैसे तो टैन क्या है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लेकिन टैन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज -∞ से +∞ जाती है, लेकिन भाई इसको भी दर्द होता है 2n+1π/2 पर, 2n+1π/2 पर टैन डिफाइंड नहीं होता, और इसकी रेंज पूरा r है, पूरा r। इस बात को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं दुनिया में कभी भी, मैथ्स में कभी भी अगर कोई नंबर आता है, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसे हमेशा tan थीटा लिख सकते हैं। तो जहां भी चाहें आप किसी भी x को कभी भी x बराबर tan थीटा एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन क्या हर x को आप sin थीटा या cos थीटा एज्यूम कर सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा, कैन यू एज्यूम any x at in any problem as sin थीटा और cos थीटा? क्या tan मान सकते हैं? वो तो मैंने आपको बता दिया, हाँ tan माना जा सकता है। क्या cot मान सकते हैं? यह सोचकर जरूर बताइएगा। cot की जो डोमेन होती है वो होती है r - n π, और इसकी रेंज फिर से पूरा r होती है, यानी ये भी बिल्कुल tan की तरह चलता है, लेकिन डोमेन में दोनों का डिफरेंस है, इसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 और ये एनी मल्टीपल ऑफ पाई पर डिफाइंड नहीं होता। सेक जो होता है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर डिफाइंड नहीं होता, इसकी रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कोसेक r - n π, यह भी n π पर डिफाइंड नहीं होता, और इसकी रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये दोनों 2π पीरियोडिक हैं और यह पाई पीरियोडिक है। एक बार थोड़ा सा मैं यहां पर आपको बता दूं कि सेक और tan x, sec x आर नॉट डिफाइंड। ये कहां पर डिफाइंड नहीं होते, ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग भूल जाते हैं। आर नॉट डिफाइंड एट x = 2n+1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर ये डिफाइंड नहीं होते, ये याद रखिएगा। 2n+1 π/2 पर यह डिफाइंड नहीं होते, जबकि कोसेक और कॉट, कोसेक x, cot x are not defined at x = n π। भाई यहां पर हर जगह जहां भी n लिखा है वहां n का मतलब इंटीजर है, where n belongs to an integer, so you should remember these 2 points। फिर साइन की वैल्यू एट ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई 0 होती है, याद रखेंगे। tan की वैल्यू भी
एट ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई 0 होती है, ठीक है। कॉस की वैल्यू एट इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई 1 होती है। कॉस की वैल्यू एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई -1 होती है। इसी तरीके से साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है कहां पर, 4n+1 पाई बाई 2 पर, 4n+1 पाई बाई 2 पर, 4n+1 पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू 1 होती है, और साइन की वैल्यू 4n-1 पाई बाई 2 पर -1 होती है, -1 होती है। द वैल्यू इज -1। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू 0 होती है एट कॉस इज 0 एट 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है। रिमेंबर दिस ऑल्सो, तो द दैट कॉस इज 0 एट 2n+1 पाई बाई 2। तो एक तरीके से यह याद रखिएगा, साइन 0 एन पाई पर, टैन भी 0 एन पाई पर, साइन की वैल्यू 4n+1 पाई बाई 2 होती है, पर होती है कितनी, 1। तो आप में से अगर मैं कई लोगों से पूछूं ना साइन की वैल्यू -1 कहां होती है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 2n+1 पाई बाई 2 पर। नहीं भाई, ये होती है -1 एट 4n-1 पाई बाई 2 पर। मैं पूछूंगा साइन की वैल्यू 1 कहां होती है, तो कई लोग बोलेंगे 2n+1 पाई बाई 2 पर, वो भी गलत है। तो ध्यान रखिएगा, साइन 1 कहां होता है, -1 कहां होता है, cos 1 कहां होता है, cos -1 कहां होता है, cos ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर 0 होता है। क्या cot पाई बाई 2 डिफाइंड होता है? 2 मिनट सोचकर जरा नीचे लिख दें, क्या cot पाई बाई 2 डिफाइंड होता है? कई बार हम इंटरव्यूज लेते हैं नए नए टीचर्स के भी, और वो बताते हैं cot पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं होता। लेट मी टेल यू, cot की वैल्यू एट 2n+1 पाई बाई 2 पर 0 होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, cot पाई बाई 2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। cot पाई बाई 2 इज 0। तो ये चीज याद रखिएगा, मतलब कई नए नए लोग भी भूल जाते हैं, और स्टूडेंट्स तो फिर क्या ही कहें। तो इसलिए आप यह चीज अच्छे से याद रखिएगा कि cot कहां डिफाइंड नहीं होता है। cot डिफाइंड नहीं होता सिर्फ n पाई पर। cot पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर cot की वैल्यू 0 आती है, 0 आती है, ठीक है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू शुड नो। फिर उसके बाद यहां मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज जो कंपाउंड एंगल के हैं, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, टैन a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, साइन a माइनस बी, टैन a माइनस बी, सारे के सारे फॉर्मूलाज यहां लिखे हैं। इनको आप एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि यह फॉर्मूलाज आप राइट फ्रॉम डे 1 जब से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसके बाद लगातार पूरा साल यूज कर रहे हो, 11th में भी और 12th में भी कर रहे हो या करोगे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी, कॉस a साइन बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। यहां नोट करने वाली बात यह है, इस फॉर्मूला में कॉस में प्लस में माइनस आता है बीच में, और माइनस में प्लस आता है, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस a कॉस बी, साइन a साइन बी। यहां क्या होता है, साइन a कॉस बी, कॉस a साइन बी, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। लेकिन कॉस में उल्टा है, कॉस में उल्टा है, माइनस में प्लस है और प्लस में माइनस है। टैन ऑफ a प्लस बी, टैन a प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन a टैन बी, टैन a माइनस बी, टैन a माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन a टैन बी। यह जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर जेईई मेंस में 2023 में शायद प्रॉब्लम आया था, ध्यान रखिएगा। क्या साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a, दिस इज कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर a। तो दिस इज साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक तरीके से ऐसा नहीं लगता जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी तरह साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी लिखा हो। इसके बाद यहां पर कॉस a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी भी बता दूं, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस, हाँ बोलो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। यह एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है
जो यूज होती रहती है जगह जगह पर, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा। फिर टू उल्टा, अब प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिखा हुआ था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। टू कॉस ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का सम होता है। टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी। यहां नोट करने वाली बात यह, यहां पहले कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी आता है, ठीक है। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये तो आप सीधा सीधा वहां से देख ही सकते हैं। कहां से? tan a प्लस बी के फॉर्मूला से। a को 45 डिग्री रख दीजिए, b को थीटा रख दीजिए, ये फॉर्मूला अपने आप जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये याद रखना। और यहां उल्टा हो जाता है, माइनस पहले आता है फिर प्लस बाद में आता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी, अक्सर लोगों को टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होता है, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होता है, कॉट वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, यह याद रखिएगा। कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए माइनस बी कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ये आ जाता है। फिर ये जो फॉर्मूलाज हैं ये कहलाते हैं सी एंड डी फॉर्मूलाज। ये क्या है? सी एंड डी फॉर्मूलाज, सी एंड डी फॉर्मूले। ये क्या कहलाते हैं? साइन सी प्लस साइन डी, यह बराबर है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ज्यादा अच्छा होगा इन प्रॉब्लम्स को आप एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पर लिख लें और जहां पढ़ते हैं वह उसे चिपका दीजिए, ताकि ये सारे फॉर्मूलाज आपकी नजरों के सामने रहें। और लगभग जब आप इसे पूरा साल देखेंगे तो डेफिनेटली आपके फिंगर टिप्स पर होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला लगभग हर चैप्टर्स में यूज होते ही होते हैं। मुझे आज भी याद है एक बच्चे की कहानी जो ऑफलाइन में था, जिसको मैंने कहा कि ऐसा ही बोला जैसा मैं अभी बोल रहा हूं कि भाई ये जितने भी फॉर्मूलाज एक शीट ऑफ प्लेन शीट ऑफ पेपर पे लिखकर जहां पढ़ते हैं वहां लगा लेना। तो उसने कहा सर ज्यादा कुछ मेरे घर में तो ऐसी कुछ जगह नहीं जहां मैं लगा सकूं, तो मैंने कहा देख लेना यार, जहां तुम रोज देख सको ऐसी जगह लगा लेना। फिर वो अगले दिन क्लास में आया, बोले सर हमने सारे फॉर्मूला जैसा आपने कहा था एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पर लिखकर लगा लिए हैं। मैंने कहा कहां लगाए तुमने तो कहा था जगह नहीं है। सर बोले सर हमने टॉयलेट में लगा लिए हैं। तो टॉयलेट में लगा लिए सर, रोज देखते, रोज एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि जब हम वो फॉर्मूलाज नहीं देखते। और सर सबसे अच्छी बात यह है एग्जाम के दिन भी हम उन्हें देख कर जाएंगे, और अगर 2 दिन हम फॉर्मूला का दीदार करना भूल जाएं तो सर तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वाह यार, ये एक अलग इनोवेटिव आइडिया था उस बच्चे का। तो चलिए, इस आपके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान देखकर अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी साइन सी माइनस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। इसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी, ये लिखा हुआ है, दोनों में कॉस कॉस आता है, साइन में एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, कॉस में प्लस में दोनों कॉस कॉस, माइनस में दोनों साइन साइन। और यह जो फॉर्मूला है भैया लास्ट वाला, बहुत सारे बच्चों की स्कूल में इस कारण से पिटाई भी होती है, या पिटाई कह लें या बेइज्जती भी होती है, कि उनको यह फॉर्मूला याद नहीं होता। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। बस यही लोग गच्चा खा जाते हैं, साइन सी माइनस डी बाई टू लोग गलती से बोल बैठते हैं, जबकि यह है साइन डी माइनस सी बाई टू, और अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यह है लास्ट वाला फॉर्मूला, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो कॉस में एक बार फिर से सावधान बच्चों, क्या सबसे पहले सावधान कहां? यहां पर टू, यहां था, हाँ यहां पर कॉस ए प्लस बी, बीच में माइनस, माइनस में बीच में प्लस। एक तो सावधानी है। दूसरी सावधानी यहां पर टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, पहले आता है कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। तो मैंने यहां पर कुछ फूल पत्ती बना दी है ताकि आप इसको अच्छे से याद रखें, भूलें नहीं कि हाँ इनमें गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं डबल एंगल फॉर्मूला पर। डबल एंगल फॉर्मूला में सबसे पहले साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर इसे टैन की टर्म में लिखना है तो टू टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
गौर से देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दीज आर द डबल एंगल फॉर्मूलाज। tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां सबसे बड़ी सावधानी जो आपको रखनी है, वो अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें? tan 2 थीटा में और sin 2 थीटा में। sin 2 थीटा में नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है, tan 2 थीटा में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आता है। यह चीज याद रखिएगा। tan में नीचे नेगेटिव और sin में नीचे पॉजिटिव आता है। तो रिमेंबर दिस, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड और वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है, वो है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इतना ज्यादा यूज होता है, मेरे ख्याल से आप मैथ्स पढ़ ही रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, बल्कि जब आपने 11th और 12th में पढ़ना शुरू किया है मैथ्स, तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखो, जल्दी बताओ कौन सा सबसे ज्यादा यूज होते हुए देखा तुमने फॉर्मूला। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे ज्यादा फॉर्मूला जो यूज होते हुए देखा वो है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से खेलते हुए यूज होता है। जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं यहां प्लेइंग विद cos 2 थीटा, क्या यूज होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। भाई इसे हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा यूज होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलाज तो ये मान के चलो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हर जगह लगेगा भाई। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, हर जगह यूज होगा। मतलब कोई भी शायद ये ऐसा चीज हो, ऐसा कोई चैप्टर हो जहां ये है यूज ना होते हो। अब बच्चे बोलेंगे सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होता, एक आधा छोड़ दो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है जहां परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो जाए। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इज tan थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इज cot थीटा। इसका प्रूफ बताना मुझे सोचकर, ये कैसे लिखा सर ने, ये वाला कैसे लिखा? हाँ नीचे बताना लिख के। 1 माइनस cos 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा। और जो बच्चे 12th में है वो देखते होंगे इंटीग्रेशन में भैया जब रूट आ जाता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो फटाक से आप उस वक्त भागते हैं x को cos 2 थीटा रखने की तरफ, इसके कारण। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। सबसे ज्यादा यूज ऊपर के दो फॉर्मूलाज सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फिर आता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री अगर देखा जाए बहुत ज्यादा फॉर्मूला इंटेंसिव चैप्टर है, फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज है। गंदा है पर धंधा है, करना तो पड़ेगा। इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद रखेंगे? मैंने बताया उसका उपाय, और उस बच्चे ने तो और नया तरीका सीख लिया था, फॉर्मूलाज को इजाद किया था रादर फॉर्मूलाज को याद रखने का। तो आपको भी कुछ अच्छा एक नया तरीका, इनोवेटिव तरीका सोचना पड़ेगा ताकि आप इन फॉर्मूलाज को याद रख सकें। sin 3 थीटा का फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 34 और इसका होता है 43। 34 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा के लिए 4 के साथ क्यूब लगता है और 3 के साथ हमेशा सिंगल पावर आती है, तो ये ध्यान रखें। tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा। tan 3 थीटा इज दिस, यहां पर tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर होना चाहिए tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा है ना, हाँ tan क्यूब थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan 3 थीटा का फॉर्मूला। फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सवाल को सॉल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त, यानी ऐसे कुछ दोस्तों के रूप में, कुछ ऐसे फॉर्मूला जो दोस्तों के रूप में आपका साथ निभा सकते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए। और ध्यान रखिएगा सर क्या ये सारे याद रखने हैं? तो मैं एक ही बात कहूंगा, हर दोस्त जरूरी होता है
तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इट इज 1/4 साइन 3 थीटा। यही कॉस में हो जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा। यही टैन में हो जाता है, बस 1/4 गायब। यही कॉट में हो जाता है, बस 1/4 गायब। तो यह 4 फॉर्मूलाज तो मुझे लगता नहीं याद करने में ज्यादा लोड है। और एक चीज और बता दूं भाई इसके लिए, यह सबसे ज्यादा जेई मेंस ने जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर फॉर्मूला, ज्यादातर क्वेश्चंस दिए हैं, वो बहुत सब के मैक्सिमम यहीं से पूछे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूलाज, इनके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेई मेंस के लिए। तो जेई मेंस में भर भर के, बाल्टी भर भर के इसके ऊपर सवाल आए हैं, 2023 में भी, 2024 में भी, 2022 में भी। इट हैज ऑलवेज बीन द फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर जेई मेंस। फिर tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 120 प्लस थीटा, ये होता tan 3 थीटा। और cot थीटा प्लस cot 60 प्लस थीटा प्लस cot 120 प्लस थीटा, ये होता 3 cot 3 थीटा। ये होता 3 cot 3 थीटा। ये याद रखेंगे, 3 cot 3 थीटा, 3 cot 3 थीटा। cot थीटा प्लस tan थीटा 2 cosec 2 थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा 2 cot 2 थीटा। अगर आप कर सके तो इनको वेरीफाई भी करिएगा, ट्राई टू वेरीफाई दीज योरसेल्व्स, ठीक है। लेकिन ये शुरू के 4 तो भैया याद रखो ही रखो, भले ये याद हो या ना हो, लेकिन यह 4 तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। और अगर a प्लस बी 45 है तो 1 प्लस टैन इंटू 1 प्लस टैन बी 2 के बराबर होता है। और तीसरा फैक्ट, जो दूसरा फैक्ट है वो है साइन थीटा, साइन 120 प्लस थीटा, साइन 240 प्लस थीटा, ये 0 होता है चाहे थीटा कुछ भी हो। कॉस थीटा, कॉस 120 प्लस थीटा, कॉस 240 प्लस थीटा, यह भी 0 होता है चाहे थीटा कुछ भी हो। इसके ऊपर भी जेई एडवांस में प्रॉब्लम आ चुका है डिटर्मिनेंट्स में, जहां पर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते ही जो ऊपर फैक्ट 2 लिखा है वो बन जाता है, और उसमें से वो भी 0 0 बन जाता है, एंड देन द डिटर्मिनेंट गेट्स इजीली सॉल्व्ड। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे फैक्ट्स। सर ये तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हाँ बेटा फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला आता है साइन 18 कॉस 36 की वैल्यू। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 माइनस 1 बाय 4, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 10, और यह बराबर होता है कॉस 72 डिग्री, जो कि कॉस पाई बाय 2 पाई बाय 5 लिख सकते हैं। तो दिस इज साइन 18 डिग्री। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 प्लस 1 बाय 4, इसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 5, और यह बराबर होती है साइन 54 डिग्री के। साइन 54 डिग्री का मतलब साइन 3 पाई बाय 10। तो यह वैल्यूज याद रखिएगा, जेई मेंस में 2024 में इसके ऊपर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली पूछे गए हैं, और टाइम टू टाइम पूछा जाता है, एडवांस में भी और मेंस में भी। फिर कुछ और वैल्यूज जो याद रखने लायक हैं, वो है tan 15 डिग्री, वो होता है 2 माइनस √3, और यह बराबर होता है tan पाई बाय 12, और यह बराबर होता है cot 75 डिग्री के, और यह बराबर होता है cot 5 पाई बाय 12 के। cot 75 cot पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12। इसी तरीके से cot 15 डिग्री, यह हो जाता है 2 प्लस √3, और यह बराबर है tan cot पाई बाय 12, और यह बराबर है tan 75 डिग्री के, यानी कि tan 5 पाई बाय 12 के। फिर साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी याद रखनी है। साइन 15 डिग्री होता है √3 माइनस 1 बाय 2√2, इसको हम लिख सकते हैं √6 माइनस √2 अपॉन 4, और यह बराबर होता है साइन पाई बाय 12 के, और यह बराबर होता है कॉस 75 डिग्री के,
यानी कि cos 5 पाई बाय 12 के। और इसी तरीके से cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो यहीं से आराम से देखी जा सकती है, वो होती है √3 + 1 बाय 2√2, यानी कि √6 + √2 बाय 4, और यह हो गया cos पाई बाय 12, और यह साइन 75 डिग्री के बराबर होती है, और यह बराबर होता है साइन 5 पाई बाय 12 के इक्वल, साइन 5 पाई बाय 12 के इक्वल। तो दीज आर सम ऑफ द वैल्यूज विच यू नीड टू रिमेंबर। एक दो वैल्यूज और हैं, tan पाई बाय 8 यानी कि tan 22.5 डिग्री, यह बराबर होता है √2 - 1, यह बराबर होता है cot 67.5 डिग्री, और यह है cot 3 पाई बाय 8 के बराबर। इसी तरीके से cot पाई बाय 8 यह होता है cot 22.5 डिग्री के बराबर, और यह है √2 + 1, और यह है tan 67.5 डिग्री, और यह tan 3 पाई बाय 8 डिग्री, 3 पाई बाय 8 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये याद रखेंगे, ये वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, चाहे ना जाने कहाँ किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में सवाल में ये कहाँ काम आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यू शुड रिमेंबर दीज वैल्यूज। फिर आता है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। अगर समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की बात की जाए, अगर साइन की एक सीरीज है जिसका हमें सम इवैल्यूएट करना है, और उसके जो एंगल्स हैं वो एपी में है ना, वो एंगल्स किस में है, एपी में, या फिर इसी तरीके से कोसाइन की एक सीरीज जिसमें सारे एंगल्स फिर से एपी में है, तो उसको याद रखने का बहुत ही, इस सीरीज का जो सम है वह आपके सामने यहां लिखा हुआ है, साइन ऑफ a + a + n - 1 d/2 साइन n d/2 अपॉन साइन d/2। अगर आप इसको गौर से देखें, इसको गौर से देखें, तो कोसाइन सीरीज में बस आप देखेंगे एक ही अंतर है, यहां साइन है, यहां कॉस हो गया, बाकी सेम टू सेम है, बाकी सेम टू सेम है। इसको याद रखने का आसान तरीका यह होगा कि अगर एंगल्स एपी में हैं तो साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन नंबर ऑफ टर्म्स प्लस कॉमन डिफरेंस, number of terms into common difference by 2, into common difference by 2 divided by this whole divided by sin d/2, sin d/2। यह याद रखिएगा, यह याद रखिएगा। और cos में क्या करना है, बस ये इस साइन की जगह cos कर देना, बाकी सब सेम टू सेम है, बाकी सब सेम टू सेम है। तो एक बार अच्छे से देख लें। फिर आते हैं ग्राफ्स पर, साइन और कॉस के ग्राफ्स पर। साइन का ग्राफ ये आपके सामने हर सब्जेक्ट में आपने बनते हुए देखा, फिजिक्स में तो कम से कम देखा ही है, मैथ्स में तो देखते ही रहते हैं। तो साइन का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई। यह ग्राफ पीरियोडिक है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये वाला हिस्सा बार बार रिपीट करता है। तो दिस पार्ट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। जो भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं उनकी पहचान यह होती है कि उनके ग्राफ्स में एक रिपीटिंग पैटर्न होता है। यू हैव अ रिपीटिंग पैटर्न इन देयर ग्राफ्स। जैसे कि साइन के ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, 0 से 2 पाई के बीच का जो हिस्सा है यही बार बार रिपीट होता रहता है। यही, और इसकी डोमेन क्या है, पूरा R, और रेंज क्या है, ये ऊपर वाली लाइन है y = -1, नीचे वाली लाइन है y = 1, y = -1, नीचे वाली लाइन y = 1, और साइन के इस एक लूप का एरिया याद रखिएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स होता है, 2 स्क्वायर यूनिट्स होता है। और y = x लाइन साइन के ग्राफ पर ओरिजिन पर टेंजेंट बनती है। द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ साइन x एट ओरिजिन इज y = x। इसी तरीके से cos x की बात करें तो cos x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में है। यह फंक्शन भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 पाई है,
और कॉस के भी एक लूप का एरिया, कोई सा भी लूप उठा लें, ये इसका एरिया भी 2 स्क्वायर यूनिट्स होता है। कॉस की वैल्यू 1 कहां होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अपनी मेमोरी टेस्ट कीजिए और अभी सोचिए कि कॉस की वैल्यू 1 किस एंगल पर होती है और साइन की वैल्यू -1 किस एंगल पर होती है। क्या आपको याद आया? अगर आपको याद आया देन यू हैव गॉट अ वेरी गुड मेमोरी। अगर याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, दुखी मत हो, दुखी मत हो, ठीक है। इतने समय के बाद बहुत कम लोगों को याद रहता है कि कभी क्या पढ़ा था हमने। तो जाइए थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कीजिए और देखिए क्या बताया था, और याद आ गया तो चेक करिए रिवाइंड करके कि आप सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट है cos x के बाद इसकी रेंज क्या है? सर इसकी रेंज है -1 to 1। रेंज क्या है? -1 to 1। रेंज है -1 से 1। तो अगर कहीं कहे sin x की, इसकी रेंज भी क्या है? -1 to 1। इसकी रेंज भी -1 से 1 के बीच में है। तो अगर कोई कहे sin x की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, sin x या फिर cos x, इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1। और अगर कोई कहे sin x या फिर cos x की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो वो है -1, वो है -1। तो दैट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x एंड cos x। फिर आता है tan x का ग्राफ। द ग्राफ ऑफ tan x इज दिस, दैट इज द ग्राफ ऑफ tan x एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ cot x। यह फंक्शन भी पीरियोडिक होते हैं, इनका पीरियड पाई होता है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि tan x के ग्राफ पर, यहां ये टेंजेंट थोड़ी सी गड़बड़ बना दी है। tan x के ग्राफ पर एक चीज याद रखिएगा, ऑन द ग्राफ ऑफ tan x, ऑन द ग्राफ ऑफ tan x, y इक्वल टू x इज टेंजेंट। तो y इक्वल टू x टेंजेंट साइन के ग्राफ पर भी होती है ओरिजिन पर, और tan के ग्राफ पर भी होती है ओरिजिन पर, ठीक है। इट इज टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ tan एंड साइन एट ओरिजिन। So the tangent is like this. So this line is y equal to x. So y equal to x is tangent to the curve of y equal to tan x at origin. और tan की वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी जाती है। फूड फॉर थॉट, एक छोटी सी बात मैं अगर यहां आपसे पूछूं, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस tan थीटा tan x क्या होगा? और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, या पहले ये पाई प्लस पाई माइनस cot x क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोनों फंक्शंस कैसे हैं, बाउंडेड या अनबाउंडेड, यह भी बताइएगा। tan और cot बाउंडेड हैं या अनबाउंडेड हैं? कुछ बातों के जवाब आप साथ साथ देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नीचे टाइप भी तो करना है यार, छोटी सी तो बात है, इससे तुम्हारी लर्निंग भी होती रहेगी, ठीक है ना। तो tan और cot की लिमिट्स क्या आएंगी, और मैंने आपसे ये भी पूछा क्या ये फंक्शंस बाउंडेड हैं या अनबाउंडेड हैं। फिर आता है sec और cosec का ग्राफ। द ग्राफ ऑफ cosec एंड sec लुक लाइक दिस। यह ग्राफ अगर आप देखेंगे, यह ग्राफ भी पीरियोडिक है, इनका पीरियड है 2 2 पाई में एक लूप ऊपर और एक लूप नीचे। इसको पैराबोला समझने की गलती मत करिएगा। हर यू जैसी दिखने वाली चीज पैराबोला नहीं होती, क्योंकि हर काली चीज कुत्ता नहीं होती, भैंस या भालू भी हो सकती है। इसलिए इसी तरह से हर यू दिखने वाली चीज पैराबोला नहीं होती मित्रों। जहां भी यू देखा हमने खटाक से मुंह से बोल दिया क्या है, पैराबोला। जरूरी नहीं है भाई, हर यू जैसी दिखने वाली चीज पैराबोला ना होती, ठीक है। हाँ, पैराबोला जैसा दिख रहा है ये कह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर पैराबोला बना दो, यहां भी पैराबोला बन जाएगा, यहां भी पैराबोला बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ cosec x। ये हमेशा 1 से ऊपर या -1 से नीचे रहता है। इसकी जो रेंज होती है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। रेंज होती है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सेक की भी और कोसेक की भी, दोनों की रेंज यही होती है, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 नहीं पाई प्लस कोसेक थीटा कोसेक x क्या होगा, एंड लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस सेक x क्या होगा।
यह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आती हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटीज इसको हम कहते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज ऐसी आइडेंटिटीज होती हैं जो कुछ कंडीशंस में को सेटिस्फाई करने, यानी कुल मिलाकर कंडीशनल आइडेंटिटीज, एक बार फिर से बता दूं, कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या होती हैं? वो आइडेंटिटीज जो हर जगह तो ट्रू नहीं होती, ये तभी ट्रू होती है जब कुछ प्रायर कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। तो दीज आइडेंटिटीज आर द आइडेंटिटीज विच आर सेटिस्फाइड अंडर सम रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस, ओनली देन दीज आइडेंटिटीज विल होल्ड। जैसे यहां पर जितनी भी आइडेंटिटीज हमने लिख रखी हैं, इन सब में एक ही कंडीशन है कि तीनों एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री आना चाहिए, पाई आना चाहिए। अगर तीन एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री आना चाहिए तो यह आइडेंटिटीज होल्ड करेंगी। 180 डिग्री कहां आता है? सर ट्राइंगल में आता है, यानी ये आइडेंटिटीज ट्राइंगल में भी होल्ड कर सकती हैं। ऑल दीज आइडेंटिटीज होल्ड इन अ ट्राइंगल एज वेल, और बाकी जगह भी होल्ड कर सकती हैं जहां एंगल्स का सम 180 डिग्री आए। सर एंगल्स का सम 180 डिग्री और कहां हो सकता है ट्राइंगल के अलावा? बहुत जगह आ सकता है बेटा। अगर आप एक एंगल को ले लें 150 डिग्री, दूसरे को ले लें 300 डिग्री, 450 हो गया, और तीसरा माइनस में ले लो एंगल कितना, मेरे ख्याल से 270 डिग्री। 450 में से 270 जाएगा तो 180 बचेगा। हाँ, 450 में से 270 जाएगा तो 150 बचेगा। तो आपने ले लिया 450, 300 और 150 और माइनस का 270, माइनस का 270 लिया था मैंने, हाँ 270। तो आप पाएंगे तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यह आइडेंटिटीज होल्ड कर जाएंगी। हाँ, टैन में डेफिनेटली 270 पे डिफाइन नहीं होगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो सब। लेकिन कहने का मतलब यह है, सिर्फ निचोड़ इस बात का, कई लोग कहेंगे सर 270 पे तो टैन डिफाइन नहीं होता। सर भाई, कहने का मतलब यह है, ये आइडेंटिटीज वहां होल्ड करेंगी जहां पर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री और वो एंगल्स उनकी डोमेन में हो, डिफाइंड भी हो, टैन, कॉट, साइन, सब, ठीक है। तो टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी, टैन ए टैन बी टैन सी होता है, और टैन ए बाई टू टैन बी बाई टू टैन सी बाई टू टैन सी बाई टू टैन ए बाई टू इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पर अगर आप यह याद रख लें तो बाकी की तो अपने आप याद हो जाएंगी। कैसे? जो टैन में फुल एंगल में ट्रू है वो कॉट में हाफ एंगल में ट्रू हो जाता है। तो यहां कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू मल्टीप्लाई में। और जो टैन में हाफ में ट्रू है वो कॉट में फुल में ट्रू हो जाएगा। कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए, यहां हाफ में ट्रू था। तो अगर आपने फर्स्ट और थर्ड याद कर लिया तो सेकेंड और फोर्थ तो स्वतः ही आपको याद हो जाएंगी। फिर यह कुछ आइडेंटिटीज है 5, 6, 7, 8। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c, -1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। साइन ए साइन बी साइन सी का सम, इनका सम 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाय 2। तो यह कुछ 8 इंपॉर्टेंट कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज डेफिनेटली हो सकता है। फिर से एक ही शिकायत होगी, सर फॉर्मूला बहुत है, कैसे याद रखें? जवाब एक ही होगा, इनको एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पर लिख लीजिए और जहां आपकी रोज नजर पड़े वहां लगा लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। सो यहां पर तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। लगभग हमने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। दैट इज इट ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में हमेशा यह लाई करता है। यह चीज याद रखिएगा। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? इक्वेशंस इन्वॉल्विंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे कि यहां पर tan x बराबर -1, cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x बराबर 1। तो ये सारी की सारी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व्ड हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और तीसरा है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं?
सॉल्यूशन का मतलब पहली बात मेरे ख्याल से आप भली भांति जानते हैं, सॉल्यूशन का मतलब है एक्स की वो वैल्यूज जो इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, वो वैल्यूज कहलाती हैं इनके सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके के। पहला पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन और तीसरा जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन लाइंग इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई इंटरवल में जो भी सॉल्यूशंस आएंगे उन्हें हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहेंगे। और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस लाइंग इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, सॉल्यूशंस ऑफ अ TE lying in a particular interval, lying in a particular interval, particular given interval। जैसे कई बार हमें कहा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लाइंग इन द इंटरवल -2 पाई से 2 पाई के बीच में। तो कितने सॉल्यूशंस आते हैं, वो सारे के सारे जो सॉल्यूशंस होंगे, जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो अक्सर हमसे उन सॉल्यूशंस की संख्या पूछ ली जाती है, कितने सॉल्यूशंस ऐसे होंगे। जनरल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन are called its general solutions। उसको इनका जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, are called its general solution। ये उसके जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उन सब का कलेक्शन जो होता है जनरल सॉल्यूशन होता है। यानी जनरल सॉल्यूशन में सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। एक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के काफी सारे रूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं सब के सब क्या हैं, पीरियोडिक हैं। जैसे कि अगर मैं साइन x इज इक्वल टू हाफ की बात करूं तो उसका आंसर π/6 भी आएगा, 5π/6 भी आएगा, फिर 2π + π/6 भी आएगा, 3π - π/6 भी आएगा, 4π + π/6 भी आएगा, 5π - π/6 भी आएगा और आता चला जाएगा। तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और उन सारे के सारे सॉल्यूशन का जो कलेक्शन होता है वही जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर सिर्फ कहा जाए 0 से 2 पाई के बीच में पर्टिकुलरली पूछा जाए तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर पहले से कोई प्री असाइंड इंटरवल है जिसमें आपको सॉल्यूशंस बनाने हैं या फिर उनकी संख्या गिननी है तो वो सॉल्यूशंस जो होंगे वो कहलाते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की कुछ वेल नोन इक्वेशंस के। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा अगर कभी लिखा हो और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां हमारा जो वेरिएबल है वो थीटा है, साइन अल्फा वो गिवन होगा। जैसे कि अगर देखा जाए साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तो उस हाफ को आप लिख सकते हैं साइन π/6। तो यहां अल्फा गिवन होगा, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है n π + -1 की पावर n इंटू अल्फा। जो अल्फा लेंगे हम वो -90 से 90 के बीच में ले लेते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी वर्ल्ड में बन सके, क्योंकि अगर साइन x इक्वल टू हाफ है, एक आदमी बोले कि हम तो एंगल लेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन π/6, तो उसका आंसर आ जाएगा n π + -1 की पावर n इंटू π/6। दूसरे आदमी ने 5π/6 ले ली, क्योंकि साइन 5π/6 भी हाफ होता है, तो उसका आंसर आएगा n π + -1 की पावर n इंटू 5π/6। क्या पहला सही आदमी है, पहला आदमी का आंसर सही है या दूसरे आदमी का? जवाब है दोनों का आंसर सही है, बस दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरह की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यह डिसाइड करा है लोगों ने कि भाई अल्फा की जो वैल्यू होगी वो -90 से 90 के बीच में ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यानी अगर देखा जाए इस कन्वेंशन के अनुसार वी शुड राइट द आंसर एज n π + -1 की पावर n π/6, दैट वुड बी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, ठीक है। यानी चाइना में बैठा हुआ आदमी भी यही सॉल्यूशन लिखेगा, अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी यही सॉल्यूशन लिखेगा, इंडिया में बैठा हुआ आदमी भी यही सॉल्यूशन लिखेगा। और ऐसा नहीं होगा हम एक दूसरे के सॉल्यूशन को देखकर कंफ्यूज हो जाए, इसने ये क्यों लिख दिया, इसने ये क्यों लिख दिया। तो इस तरह कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में लिया गया है। लेकिन अगर कोई इसके अलावा भी कुछ ले लेता है, 5π/6 ले ले या फिर 13π/6 ले ले, तो वह भी चलेगा, गलत नहीं है, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यहां अल्फा है 0 से पाई, और इस केस में जो थीटा की वैल्यू आती है वो होती है 2n π ± अल्फा। ध्यान रहे
जितने भी जगह पर n लिखा है उसका मतलब इंटीजर से है। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, और इस केस में जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है n पाई प्लस अल्फा और साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन तो हो गई इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जिनका यूज हम बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में करते रहते हैं, ठीक है। सो दीज थ्री विल बी डेफिनेटली यूज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा हो, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा लिखा हो, मकसद थीटा फाइंड करना ही है। इन तीनों में जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा कम्स आउट टू बी n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां पर सर अल्फा क्या लेंगे ये तो आपने नहीं बताया, इसमें हम अल्फा को ले लेते हैं दोनों में। किसमें? इसमें अगर आप चाहें तो अल्फा को ले सकते हैं 0 से π/2, 0 से π/2, और यहां पर अल्फा को ले सकते हैं 0 से π/2 ओपन। तो रिमेंबर दिस, तो n पाई प्लस माइनस अल्फा इज द सॉल्यूशन टू ऑल दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको करना नहीं है इक्वेशंस में। While solving trigonometric equation, avoid squaring as far as possible. It is, if squaring is essential, if it is essential, it is essential. If squaring is essential, if squaring is essential, अगर जरूरत हो, मतलब ऐसा नहीं है जो हमने लिख दिया कि मां चरणों की सौगंध आज के बाद कभी स्क्वायरिंग नहीं करूंगा, ये नहीं करना है। मतलब अगर जरूरत पड़े भाई जान पर ही बनाए तो फिर कर दो स्क्वायरिंग, लेकिन फिर चेक फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स। तो इफ स्क्वायरिंग इज एसेंशियल देन चेक फॉर एक्सट्रेनियस रूट। हमने कहा स्क्वायरिंग अवॉइड करिए, अवॉइड करिए, अवॉइड, ठीक है। प्रोहिबिट नहीं लिखा, अवॉइड लिखा है। हाँ, कसम नहीं खानी है कि स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन जब तक जहां दम है तब तक कोशिश करेंगे स्क्वायरिंग ना करें। लेकिन अगर कभी करनी भी पड़ जाए तो फिर तैयार रहें, कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स आएंगे जो एक्चुअली में आंसर्स नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर एक बच्चे ने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। अब स्क्वायरिंग कर दी तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो फैक्टराइज किया 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया। इसको उठा के इधर लाए तो 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, पूरे से कॉमन आ गया 1 प्लस कॉस एक्स, और अंदर बच गया 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया cos x 1 प्लस cos x इक्वल टू 0, या फिर cos x इक्वल टू 0। तो यहां से cos x की वैल्यू आ गई 1, और cos x 1 कहां होता है, वेयर इज cos x इक्वल टू 1? सो cos x इज 1 एट 2n पाई, 2n पाई, इवन पाई पर cos 1 होता है, और साइन की cos की वैल्यू 0, 2n प्लस 1 π/2। और अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2n प्लस 1 π/2 दो चीजों से मिलकर बना होता है, 4n माइनस 1 π/2 और यूनियन 4n प्लस 1 π/2 से मिलकर बना होता है। तो अगर आप यहां देखेंगे 2n पाई रख के देखो, 2n पाई पर यह कितना हो जाएगा सर, -1 आएगा ना यार, यहां पर सॉरी, ये कितना आएगा -1, आई एम सॉरी, दिस विल बी -1, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई। तो अगर आप 2n प्लस 1 पाई रखते हैं तो ये साइड तो हो जाएगी 0 और यह साइड भी 0, सेटिस्फाई हो गया। लेकिन जब आप 4n माइनस 1 π/2 रखते हो तो 4n माइनस 1 π/2 पर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, क्योंकि 4n प्लस 1 π/2 पर cos की वैल्यू 0, क्योंकि cos सब पर 2n प्लस 1 π/2 पर 0 होता है, तो इस पर भी 0 होगा और इस पर भी 0 होगा, तो cos की वैल्यू 0 रखते ही आ गया रूट ऑफ 1 विच इज 1, जबकि 4n माइनस 1 π/2 पर साइन की वैल्यू -1 आ गई, यानी 1 इक्वल टू क्या आ गया -1, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब यह वाला जो रूट है ये एक्सट्रेनियस रूट है, तो यह रूट रिजेक्ट हो जाएगा
और आंसर जो आ जाएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई और दूसरा 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो दीज आर द टू आंसर्स टू दिस इक्वेशन। तो यहां पर आपने देखा फालतू आंसर आ गया जो आंसर नहीं था। तो स्क्वायरिंग करने में यही नुकसान होता है, कुछ फालतू आंसर जनरेट हो जाते हैं जिन्हें एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, जो असली में इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसलिए यह गलती मत करिएगा, कोशिश करिएगा स्क्वायरिंग जहां तहां यहां वहां ना करते फिरे। फिर अगला, नेवर कैंसिल अ टर्म कंटेनिंग अननोन ऑन टू साइड्स विच आर इन प्रोडक्ट। मैं जानता हूं जब मैंने ऐसा लिखा था तो बहुत सारे बच्चों का दिल मचल रहा था कि सर इसको इससे काट दो। कई लोगों का दिल मचल रहा होगा, बेचैनी हो रही होगी। कई लोग तो ये कह रहे होंगे उल्टा, ये तो कितना आसानी से हो जाता, सर ने फालतू में 1 प्लस कॉस एक्स दोनों साइड से उड़ा देते, एक खट से सवाल हो जाता, आंसर आ जाता। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह एक बेवकूफी है, ऐसा कभी ना करिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं कि दोनों साइड से एक वेरिएबल कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो प्रोडक्ट में है काट देते हैं, तो ध्यान रखिए आप एक हत्यारे हैं, आप एक कातिल हैं। आपके हाथ एक मासूम रूट के खून से सने हुए हैं, आपने एक मासूम रूट की हत्या कर दी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ देखिए जरा समझिए, cos x बराबर cos स्क्वायर x है। एक बच्चा था लल्लू, लल्लू ने आंव देखा ना ताव, सर की बात नहीं मानी और तुरंत बन गया एक मुजरिम, एक कातिल, एक सीरियल किलर, जो हर सवाल में दोनों साइड पर वेरिएबल कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो प्रोडक्ट में है उसे काट देता था। यह एक सीरियल किलर बन चुका था और यहां से इसका आंसर आया सिर्फ और सिर्फ 2n पाई। वहीं एक दूसरा बच्चा था जिसका नाम था कल्लू, और वह थोड़ा समझदार बच्चा था, उसने कॉस को इधर लेकर आया, कॉस कॉमन लिया, कॉस एक्स माइनस 1, तो कॉस की वैल्यू 0 या 1, ये दो आंसर्स आए हैं। तो यहां पर हुआ क्या, लल्लू का आंसर सिर्फ 2n पाई आया, जबकि आंसर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी है। लल्लू ने असल में क्या किया, लल्लू ने एक आंसर की हत्या कर दी। लल्लू कातिल है, लल्लू के हाथ मासूम रूट के खून से सने हुए हैं। ऐसा पाप आप मत करिएगा, आप कातिल मत बनिएगा। नेवर कैंसिल अ टर्म विच इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स, नेवर कैंसिल दैट, नेवर डू द सच टाइप ऑफ एक्ट। ठीक है भाई? हाँ, फिर अगला थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर आने पर कई लोग झूमने लग जाते हैं, उन्हें लगता है वाह मजा आ गया, आंसर तो आ गया, वेरी 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 इजी। आपको ऐसा नहीं करना है। आंसर आए तो आंसर को गौर से देखें, आंसर में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जिस पर गिवन इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन माइंड यू, गिवन इक्वेशन में कोई टर्म अनडिफाइंड तो नहीं हो रही। जैसे कि यहां पर अक्सर अब हर कोई क्या कहेगा, सर कॉस को इधर लाके कॉमन ले लो, चलो ले लिया, tan x माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो या तो cos x इक्वल टू 0 या फिर tan x बराबर 1। अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और tan x बराबर 1 है तो tan x बराबर लिखेंगे tan पाई बाई 4, और फिर जो अभी पढ़ा tan x इक्वल टू tan अल्फा, उसका यूज करेंगे, x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। तो झूमकर यह मत कहिएगा कि आंसर जो आ गया वो आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ध्यान रखिएगा n हर जगह इंटीजर होता है, और n पाई प्लस पाई बाय 4। यह अगर आपने कहा तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर tan डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए यह वाला जो आंसर आया है यह आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको याद रखनी है। तो 3 काम जो आपको नहीं करने हैं, स्वेरिंग मत करो जब तक संभव हो। दूसरा, खूनी मत बनो, कातिल मत बनो, किलर मत बनो, मुजरिम मत बनो। तीसरा, आंसर आए तो नाचने मत लग जाओ, बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ। एक बार देख लो जो आंसर्स आए हैं कहीं वो ओरिजिनल इक्वेशन को, किसी टर्म को अनडिफाइंड तो नहीं बना रहे, इन्फिनिटी तो नहीं बना रहे। अगर बना रहे हैं तो उसको आंसर से बाहर निकालकर फेंक दीजिए। मेरे ख्याल से यह बात क्लियर हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो है फैक्टराइजेशन। कई बार ग्राफ का भी यूज किया जाता है, कई बार हम इक्वेशन ऑफ टाइप a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। तो पहला तो है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करो
और फैक्टर्स बनाओ, पहला फैक्टर इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0, तो इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा यूजिंग ग्राफ, यूजिंग ग्राफ वाला जो मेथड है ये अक्सर यूज करते हैं जहां नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाता है, ज्यादातर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूज किया जाता है वहां पर यह मेथड यूज कर लेना चाहिए। अब इसको यह मत मान लीजिएगा कि सर ने बोल दिया जहां नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखा हो वहां ग्राफ बना दो। ये थिक गाइडलाइन है जो टीचर सामने आपको बता रहा है, ये थिक गाइडलाइन है, यह कोई रूल नहीं है। अपने दिमाग का सदुपयोग करना भी सबसे जरूरी है। यह नहीं कि सर ने लिख दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमेशा ग्राफ बनाते हैं तो हम हमेशा ग्राफ बनाएंगे। अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल करिए अगर हो तो। फिर अगला, इक्वेशंस ऑफ द टाइप a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, यहां पर इस केस में हैज सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्व तो बाद में करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा इफ c की वैल्यू माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में हो, तब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, नहीं तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। और सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करते हैं, आप इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, यहां आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां आ जाएगा साइन थीटा और यहां सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे डिवाइड कर दीजिए। फिर आप देखेंगे ये साइन, ये कॉस में लिख लीजिए, इसको कॉस अल्फा, इसको कुछ कॉस में लिख लीजिए, कॉस अल्फा कॉस थीटा, और यहां इसे लिख दीजिए साइन थीटा साइन अल्फा। जो लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रखा उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा, जो सोच रहा है बस यही वन शॉट देखकर, यही वीडियो देखकर हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पार लगा लेंगे, भैया ट्रिग्नोमेट्री है, समय लगता है। इसलिए इस लेक्चर को तभी देखना चाहिए अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ रखी है, क्योंकि यह माइंड मैप सीरीज है, यानी आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ एक जगह पड़े हुए हैं, लेकिन उनको सही जगह पर एक एक करके मैप करने का नाम ही माइंड मैप सीरीज है, ठीक है ना? हाँ, माइंड मैप या फिर समरी जैसा भी कह लो, एक ही बात है। तो कॉस अल्फा कॉस थीटा ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यूज करिए, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कर सकते हैं। फोर्थ है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग अ सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। यानी यहां फोर्थ टाइप में हम जमकर यूज करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी इन फॉर्मूलाज का, या फिर 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b या 2 cos a sin b, इन सब फॉर्मूलाज का यूज करके हम कई बार प्रोडक्ट को सम में और कई बार सम को प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, एक बार जाकर उन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, ताकि यह जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं अभी के लिए, इन सभी मेथड्स को आप यूज होता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें और खुद यूज करें, so that you gain a proficiency over all these methods. फिफ्थ है यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ साइन एंड कॉस, साइन और कॉस की बाउंडेडनेस का यूज। साइन की वैल्यू -1 से 1, कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। कई बार इस प्रॉपर्टी का भी यूज करके बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व की जा सकती हैं। और सिक्स में रूट एफ एक्स बराबर gx है, यहां पर अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर fx और gx दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसमें स्क्वायरिंग करें और फिर सॉल्व करें, और बी प्रिपेयर्ड फॉर सम एक्सट्रेनियस रूट्स विच में अकर इन द प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे लोग बहुत सारी टाइप्स बताते हैं, लेकिन मुख्यतः यही टाइप्स हैं, और बाकी की बार की सारी जो भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हमने तो यह पढ़ी थी, हमने तो वो नहीं पढ़ी, या फिर हमने यहाँ ज्यादा लिखी हैं, हम आपने कम पढ़ी, या फिर हमने कम लिखी आपने ज्यादा पढ़ी, तो वो है कोई बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि वह प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं। लेकिन मुख्यतः यही 6 अप्रोचेज हैं, बट सम ऑफ द अप्रोचेज में वेरी फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ठीक है। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीख लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे जरा यह देखें।
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं पीरियोडिसिटी का। ध्यान रखिएगा, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड भी 2 पाई, सेक का पीरियड और कोसेक का पीरियड भी 2 पाई होता है, जबकि टैन और कॉट का पीरियड होता है पाई। तो अगर मैं कहूं कि साइन एक्स, जैसे कि यहां देखें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए साइन एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर दीजिए, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व कर दीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे साइन एक्स ग्रेटर देन 0? आप पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। जो भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वह पीरियोडिकली रिपीट करते हैं। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कहां है? यहां है। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कहां है? यहां है। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कहां है? यहां है। अब इन सब में से एक रीजन उठा लीजिए, जैसे यहां यह रीजन है 0 से पाई, तो x बिलोंग्स टू 0 से कहां तक? पाई तक। और क्योंकि साइन पीरियोडिक है और पीरियड 2 पाई है, तो आप इसमें 2n पाई जोड़ दीजिए, 2n पाई जोड़ दीजिए, 2n पाई जोड़ दीजिए, जहां n एक इंटीजर है। सो दैट विल बी द एंटायर सॉल्यूशन। यानी कि देखो ये 0 से पाई है, अगला यह है 2 पाई से 3 पाई है। अब देखो n को 0 रखा तो 0 से पाई, 1 रखा तो 2 पाई से 3 पाई, अपने आप आ जाएगा। अगर -1 रखा तो यह है, अगर आप इसमें से -1 रखते हैं तो ये माइनस पाई और -2 पाई अपने आप जनरेट हो जाएगा, -पाई -2 पाई। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो होते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के, उनका हर हिस्सा पीरियोडिकली रिपीट करता है। तो अगर ये हिस्सा अभी आया 0 से पाई, तो अगला जो हिस्सा आएगा वो 2 पाई के बाद आएगा, यानी 0 + 2 पाई, और फिर अगला पाई + 2 पाई, यानी 2 पाई से 3 पाई। उससे अगला जो आएगा वो फिर 2 पाई के बाद आएगा, यानी कि अभी जो हुआ है वो यहां हुआ है 2 पाई से 3 पाई, तो अगला आएगा 4 पाई से 5 पाई के बीच में। तो वो रिपीट होता है पीरियोडिकली। तो cos x ग्रेटर देन हाफ जैसे पूछा है, cos x ग्रेटर देन हाफ, ये कैसे करेंगे? तो अगर हम cos का ग्राफ बना लें, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos, यस, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos, और यहां पर हमने एक लाइन बना ली हाफ, y = हाफ लाइन। और जैसे ही हमने ये y = हाफ लाइन बनाई, यह लाइन इसको कट करेगी किन एंगल्स पर? दिस लाइन इज गोइंग टू कट दिस ग्राफ एट π/3 एंड -π/3, -π/3 एंड π/3, ये यहां कट करेगी, तो ये रीजन आएगा, फिर ये रीजन आएगा। तो आप क्या करें, कोई सा एक रीजन उठा लें, मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिन के आसपास वाला रीजन ही उठाते हैं। तो यहां पर इस केस में x बिलोंग्स टू हो जाएगा -π/3 से π/3, और क्योंकि इसका पीरियड भी पाई है तो 2n पाई दोनों तरफ जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। tan x लेस देन 1/√3 है, tan x लेस देन इक्वल टू 1/√3 है, तो tan का ग्राफ बनाइए। इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan, देन द ग्राफ ऑफ tan लुक्स समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये, फिर ये है, दैट इज द ग्राफ ऑफ tan, और यह है यह √3 से बड़ा है, यह √3 से बड़ा है, यानी कि यह वाला पार्ट आएगा सर्टेनली। और अगर आप और भी ग्राफ यहाँ बना लें, तो द ग्राफ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक मिनट, वो कुछ ऐसा आ जाएगा, यह कितना होगा? पाई, और यह इसको यहाँ पर कट भी करेगा, यस, और यहाँ पर भी जो हमारे पास डिजायर्ड पार्ट आएगा वो ये पार्ट आएगा। तो यही पार्ट्स आते चले जाएंगे, इधर भी वही पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। यू विल हैव सिमिलर पार्ट्स ऑन दिस साइड ऑल्सो, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपकी बार। तो यह जो पार्ट्स आ रहे हैं, ये वाला वैल्यू अगर देखा जाए तो ये है π/3 और ये है π/2। तो इस केस में हम कह सकते हैं, इस केस में, कि x बिलोंग्स टू π/3 क्लोज्ड √3 पर, और π/2, और इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड है पाई, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जोड़ देंगे, n पाई।
प्लस पाई बाय 2. दैट वुड बी द आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. तो ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं. अब जैसे मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके बताए, जैसे ये है cot x माइनस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस cot x इंटू cos x. यह फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जा सकता है. नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका सॉल्यूशन आप जरूर बताइएगा, है ना. डू योर सेल्फ, या ऐसे मैं कहता हूं ट्राई एट होम, TAH. इसको खुद ट्राई करके देखिएगा और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा. तो हर फॉर्म के ऊपर लगभग मैंने एक सवाल आपके लिए यहां रखा है. यह 2022 में आया था यूजिंग ग्राफ. यहां पर आपको बताना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अभी की अभी नीचे कमेंट बॉक्स में TAH2. तो नीचे आप लिखने में भी आसानी होगी. TH1 का आंसर सर यह है, TH2 का आंसर सर यह है. और माइंड यू आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं लेनी है, खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है. फिर अगला जैसे ये है √3 cos x प्लस रूट प्लस साइन एक्स. ये मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए. मैंने आपको बताया था इसको डिवाइड कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से डिवाइड कर देते हैं. तो √3 प्लस ये कितना हुआ सर √4 यानी कि 2. तो इसे डिवाइड कर दिया मैंने 2 से. cos x प्लस साइन एक्स इंटू हाफ इज इक्वल टू 1. दिस बिकम्स, इसको लिख दिया cos 30 डिग्री, ये cos x, इसको लिख दिया sin 30 डिग्री sin x इज इक्वल टू 1. तो ये बन गया cos ऑफ x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1. cos की वैल्यू 1 होती है 2n पाई पर, माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई. तो द आंसर इन दिस केस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 6. ये आंसर आ गया. ठीक है. तो दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस. अगला एक इक्वेशन जो कि बाउंडेडनेस का यूज करके हो सकता है. ट्राई टू डू दिस, नहीं सॉरी, कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इनटू सम. जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है. दिस इज TAH3. सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे बताइएगा. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजिंग बाउंडेडनेस 2024 में आया था TAH4. ये अभी की अभी सॉल्व करिए और मुझे इनके आंसर्स दीजिए. ठीक है. सो दैट इज द होमवर्क दैट आई हैव गिवन यू आफ्टर दिस स्मॉल एंड स्वीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशन की कंप्लीट थ्योरी का माइंड मैप मैंने यहां आपको दिया है. तो बस इसी ब्यूटीफुल सेशन को यहां एंड करते हुए और ये आशा करते हुए कि जो जो क्वेश्चंस या जो जो पॉइंट्स मैंने आपसे पूछे हैं आप मुझे इनका जवाब जरूर और जरूर देंगे. स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट माइंड मैप. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे. फिर मिलते हैं. थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय.